नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने मनोविज्ञान के बारे में सामान्य प्रश्नोत्तरी उत्तरों को व्याख्या सहित जानने और समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में आज प्रश्नोत्तरी क्रमांक 2 और आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आते हैं। बेहद सामान्य से प्रश्न, लेकिन काफी कारगर है ये सारे के सारे प्रश्न। हम न केवल इन प्रश्नों को समझेंगे, चारों विकल्पों की भी व्याख्या करेंगे और सही उत्तर क्या है उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। और जैसा कि प्रश्नोत्तरी का अपना नियम है, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 4 ऑप्शन होंगे और आपको बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में सही उत्तर बताना है। अपने आप का भी मूल्यांकन करना है और अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त, इन सब चीजों को भी जांचना और परखना है। तो आइए शुरू करें शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। प्रश्न नंबर 1 यह कहता है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? इसका मतलब हमारा जो ये शब्द है एजुकेशन, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाएगी? आपके सामने 4 विकल्प है। विकल्प दोहरा दूं मैं। नंबर 1, क्या एजुकेयर, क्या एजुकेटम, क्या एजुसियर या उपरोक्त सभी? 4 विकल्प है। जल्दी से सही उत्तर बताना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें सही उत्तर। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, अधिकांश लोगों ने पढ़ा है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं क्या होगा? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? एजुकेयर, एजुकेटम, एजुसियर या उपरोक्त सभी? बहुत ही कम समय में, सेकंडों में हमें जवाब देने। और आइए अब चर्चा करें इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब इस बात को समझ लें, उपरोक्त सभी कैसे? आप जानते हैं कि ये जो शब्द है एजुकेशन, अंग्रेजी भाषा का शब्द है एजुकेशन और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन भाषा से। बिल्कुल ठीक है, लैटिन भाषा से बना है एजुकेशन। और 3 अलग अलग शब्दों की चर्चा होती है यहां पर। कुछ मनोवैज्ञानिक एजुकेयर को भी स्वीकार करते हैं, अधिकांश मनोविज्ञानी एजुकेटम को भी स्वीकार करते हैं, कुछ मनोविज्ञानी एजुसियर को भी स्वीकार करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक से ज्यादा विकल्प सही होते हैं और अगर ऐसा कोई विकल्प दिया हुआ जो उपरोक्त सभी कहता है, तो यह विकल्प ज्यादा सही बैठता है, ज्यादा अच्छा बैठता है। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि एजुकेशन लैटिन भाषा के इन तीनों ही शब्दों से माना जाता है। एजुकेयर, EDUCARE, और दूसरा है एजुकेटम, EDUCATUM। एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित या प्रशिक्षित करना, एजुकेयर का अर्थ है शिक्षित या विकसित करना, और एजुसियर EDUCERE, और एजुसियर का शाब्दिक अर्थ बनता है आगे बढ़ना या नेतृत्व करना। पर जब कथन में विकल्प आपके सामने है उपरोक्त सभी, तो यह ज्यादा सही होगा। पर ध्यान रखें, अगर इस उपरोक्त सभी की जगह कुछ और कथन दिया हुआ होता, इसका मतलब अब आपको एजुकेयर, एजुकेटम और एजुसियर में से, इन 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है और ऐसी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा एजुकेटम। तो ध्यान रखें, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है एजुकेटम। पर चूंकि ऑप्शन आ गया उपरोक्त सभी, तो यह ज्यादा सही और ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो उपरोक्त सभी को टिक करना है आपको। अगर उपरोक्त सभी नहीं है तो एजुकेटम के पक्ष में अपना मत देना है। तो यह था हमारा पहला प्रश्न। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है, एजुकेयर, एजुकेटम, एजुसियर, और सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। चलें अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। प्रश्न यह कहता है कि प्रथम वृहत शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? आपको उस विचारक का नाम बताना है जिसने प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 1 विलियम वुंट, ऑप्शन नंबर 2 विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर 3 जॉन ड्यूवी, ऑप्शन नंबर 4 स्टैनले हॉल।
वह विचारक जिसने प्रथम वृहत शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। जल्दी से इसका उत्तर बताना है सोच समझकर, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा करता है इस तरह का प्रश्न। अब सही उत्तर भी जान लें। वह विचारक जिसने, देखो शब्दों पे ध्यान देना है, वह विचारक जिसने प्रथम वृहत शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। आपसे यह नहीं पूछा गया है कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला शब्द क्या है, आपके सामने वृहत शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला, और ऐसा करने वाला विचारक था जॉन ड्यूवी, अमेरिकी विचारक जॉन ड्यूवी, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री। और 1894 में जॉन ड्यूवी ने अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम वृहत शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। तो विश्व की पहली वृहत शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला जॉन ड्यूवी द्वारा स्थापित हुई 1894 और अमेरिका के शिकागो शहर में। देखिए प्रश्न कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहा है, क्योंकि अगर यहां पर शिक्षा नहीं लिखा हुआ होता और प्रश्न होता कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो आपका सही जवाब होगा विलियम वुंड, 1879, जर्मनी का लिपजिंग शहर। परंतु यहां प्रश्न में शिक्षा मनोविज्ञान पूछा है, मनोविज्ञान नहीं पूछा है। तो जब ये समानार्थक शब्द आते हैं तो परीक्षा में अक्सर हम लोग गलती करते हैं, और परीक्षा में इतना दबाव होता है हमारे ऊपर कि इस तरह के जो समान मिलते जुलते शब्द होते हैं उनको हम पकड़ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, और वहां गलतियां करने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्रथम वृहत शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? जॉन ड्यूवी ने। कब? 1894। और कहां? अमेरिका के शिकागो शहर में। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न यह कहता है कि ये जो शब्द है एजुकेशन, एजुकेशन शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है एजुकेशन शब्द का व्यापक अर्थ। ध्यान रखें, जो भी पूछा गया प्रश्न है सबसे पहले तो उसे अंडरलाइन कर लेना है कि हमसे व्यापक अर्थ पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर 1 शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षित एवं विकसित करना, ऑप्शन नंबर 3 आगे बढ़ना और नेतृत्व करना, और ऑप्शन नंबर 4 अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना, यानी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। प्रश्न है एजुकेशन का व्यापक अर्थ बताइए। तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं, व्यापक अर्थ क्या बनेगा? अब जान लें इसको। आपसे पूछा है एजुकेशन का व्यापक अर्थ। ये जो 3 अर्थ लिखे हैं, शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना, शिक्षित एवं विकसित करना, आगे बढ़ना और नेतृत्व करना, ये सारे के सारे तो आप कहेंगे कि एजुकेशन के शाब्दिक अर्थ बनते हैं। लेकिन एजुकेशन का जो वास्तविक अर्थ है वो है नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना। आप जानते हैं कि जो शब्द है एजुकेशन, इसका व्यापक अर्थ पूछा है, और ये एजुकेशन शब्द लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है आंतरिक, अंदरूनी, और ड्यूको का मतलब है शक्तियां। और इसलिए एजुकेशन का व्यापक अर्थ क्या बनता है? आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना या बालक की अंदरूनी शक्तियों को बाहर निकालना। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों तो एजुकेशन के कैसे अर्थ बनते हैं? शाब्दिक अर्थ बनते हैं, संकीर्ण अर्थ बनते हैं। और एजुकेशन का वास्तविक अर्थ क्या बनेगा? बालक की आंतरिक शक्तियों को, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। तो सही जवाब बना अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना। चले आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। प्रश्न है प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी किसे कहा जाता है? आपको उस विचारक, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिसे प्रयुक्त मनोविज्ञानी कहा जाता है। तो प्रश्न ढंग से पढ़ें, प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी कौन है? ऑप्शन नंबर 1 क्या वो पेस्टोलॉजी है? ऑप्शन नंबर 2 क्या वो थॉर्नडाइक है? ऑप्शन नंबर 3 क्या वो जॉन ड्यूवी है? ऑप्शन नंबर 4 क्या वो फ्रोबेल है? प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी।
जल्दी से इसका उत्तर सोचें और बहुत सेकंडों में, बहुत ही कम समय में हमें इसको जवाब देना है कि सही जवाब क्या होगा। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी। आप सही जवाब भी जान लें। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है कि प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी, देखिए प्रश्न में प्रयुक्त मनोविज्ञानी शब्द नहीं आया है, यहां पर शब्द आया है प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी और इस तरह का नाम दिया गया है पेस्टोलॉजी को। याद करो, स्विट्जरलैंड का विचारक पेस्टोलॉजी, और पेस्टोलॉजी पहला विचारक था जिसने अपने ही 3.5 साल तक के पुत्र के विकास के आधार पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। और ऐसा कहते हैं कि यहां से शिक्षा मनोविज्ञान में एक तरह के प्रयोग प्रारंभ हो गए थे। तो वह विचारक जो प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी कहलाता है वो विचारक होगा पेस्टोलॉजी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पेस्टोलॉजी ने अपने ही पुत्र के विकास के आधार पर 3.5 साल तक के पुत्र के विकास के आधार पर एक पुस्तिका लिखी और पुस्तिका का नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी। कब की बात है ये? तो आप कहोगे ये बात है 1774, 1774। और इसी बेबी बायोग्राफी पुस्तिका के आधार पर पेस्टोलॉजी बन गया प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी। आइए अगले प्रश्न को जाने। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। एक समिति का नाम पूछा गया आपसे। प्रश्न यह कहता है कि किस समिति द्वारा महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को वर्धा शिक्षा योजना के रूप में प्रयुक्त किया गया या प्रस्तुत किया गया? तो वह समिति जिसने महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रस्तुत या प्रकट किया। ऑप्शन देख लें, जाकिर हुसैन समिति, मौलाना आजाद समिति, राधा कृष्णन समिति और चौथा है स्वयं महात्मा गांधी समिति। तो किस समिति ने गांधी जी के शिक्षा के विचारों को वर्धा शिक्षा योजना के रूप में प्रस्तुत किया? यह प्रश्न रीट में आ चुका है मित्रों, ध्यान रखें। तो बताएं इसका उत्तर, कौन है वो समिति? और अब सही जवाब भी जान लें। उस समिति का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। ऑप्शन नंबर 1 जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन के नेतृत्व में, बात है 1937 की, 1937 में सितंबर महीने में कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसे जाकिर हुसैन समिति या वर्धा शिक्षा योजना, और इसका क्या नाम होगा? वर्धा शिक्षा योजना। और इस समिति के द्वारा गांधी जी के जितने भी शैक्षिक विचार थे उनको विधिवत रूप से लागू किया गया। और उस समय पूरे भारत के 8 राज्यों में गांधी जी की शिक्षा योजना को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रस्तुत किया गया। और ऐसा करने का काम जिस समिति के द्वारा हुआ उस समिति का नाम था जाकिर हुसैन समिति। और ध्यान रखें, इस समिति के सदस्य के रूप में स्वयं गांधी जी भी शामिल थे। तो गांधी जी समिति के अध्यक्ष नहीं थे, गांधी जी समिति के सदस्य थे। और राधा कृष्णन समिति आप जानते हैं तो बिल्कुल ही अलग समिति है। और स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में राधा कृष्णन की अध्यक्षता में राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा समिति बनी थी जिसने भारत में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण किया। और इसी राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी की स्थापना हुई। तो सही जवाब, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाकिर हुसैन समिति जिसने गांधी जी के शैक्षिक सिद्धांतों को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रस्तुत किया। अब इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ ले कि गांधी जी की स्वयं की शिक्षा योजना किस नाम से जानी जाती थी, तो आपका जवाब होगा कि गांधी जी की शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा के नाम से जानी जाती थी। बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन। तो गांधी जी का खुद का सिद्धांत बुनियादी या बेसिक एजुकेशन, और इसी को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रस्तुत किया डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही क्लियर रखें इस बात को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक पिता किसे कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न और उम्मीद करूंगा अधिकांश बच्चे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक पिता कौन? क्या वो अरस्तु है? क्या वो विलियम जेम्स है? क्या वो थॉर्नडाइक है? क्या वो फ्रोबेल है?
शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक पिता, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए और सेकंडों में इसके उत्तर निकलने चाहिए। चलें अब सही जवाब भी जान लें। जब भी प्रश्न आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक पिता, तो आप कहेंगे कि आधुनिक पिता है थॉर्नडाइक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक पिता है। आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक एक अमेरिकी विचारक है और थॉर्नडाइक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है शिक्षा मनोविज्ञान पर, जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। और इस पुस्तक में इतने शानदार इसने शैक्षिक विचार लिखे और इसीलिए और थॉर्नडाइक के द्वारा कालांतर में बहुत सारे प्रयोग भी किए गए, मनुष्यों पर भी और प्राणियों पर भी, और इसीलिए थॉर्नडाइक को आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। परंतु प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर आ जाता और अगर ये आधुनिक शब्द नहीं होता आपके सामने, प्रश्न होता कि शिक्षा मनोविज्ञान का पिता, और इसी तरह से आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक पिता, तो ध्यान रखें शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न आ जाता कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक पिता या जनक कौन, तो आपका जवाब होगा अरस्तु। पर अगर ये प्रारंभिक भी नहीं दिया हुआ हो, आधुनिक भी नहीं दिया हुआ हो और सीधा सा प्रश्न आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कौन, अगर इस तरह का भी प्रश्न आ जाए तो आपको आधुनिक को ही मानना है और थॉर्नडाइक के पक्ष में ही जाना है। तो मैं फिर बार बार ये बातें दोहरा दूं कि मनोविज्ञान में एक शब्द बदलते ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है और उत्तर और विकल्प बदल जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक कौन, अरस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन, थॉर्नडाइक। और केवल जनक आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, तो भी आपका जवाब होगा थॉर्नडाइक। कोई समस्या नहीं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। सवाल है कि अमेरिका में विद्यालय विहीन आंदोलन किसने चलाया। एक शिक्षा शास्त्री और विचारक है और उनका योगदान यह है कि उन्होंने अमेरिका में एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को नाम दिया गया विद्यालय विहीन आंदोलन। कौन था वो विचारक? क्या वो जॉन ड्यूवी थे? क्या वो जॉन कॉल्डवेल हॉल्ट थे? क्या वो जॉन लॉक थे? या वो रूसो थे जिन्होंने विद्यालय विहीन आंदोलन चलाया? जल्दी से जवाब दें इसका, कौन है वो विचारक, विद्यालय विहीन आंदोलन का जनक अमेरिका में? सही जवाब भी जान ले। अब वो विचारक है अमेरिकी विचारक जॉन कॉल्डवेल हॉल्ट, और ये अमेरिका में विद्यालय विहीन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अर्थात इन्होंने विद्यालय की परंपरागत शिक्षा का विरोध किया और इसके स्थान पर इन्होंने अमेरिका में साहचर्यवादी शिक्षा का समर्थन किया। तो चूंकि विद्यालय की परंपरागत शिक्षा और परंपरागत शिक्षा पद्धति का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इस आंदोलन को नाम दिया गया विद्यालय विहीन आंदोलन, जॉन कॉल्डवेल हॉल्ट। हॉल्ट की दो पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें मित्रों। एक पुस्तक का नाम था बालक कैसे सीखते हैं, बालक सीखते कैसे हैं, बालकों के सीखने की प्रक्रिया का उल्लेख है इसमें। और एक पुस्तक और है जिसका नाम है बालक असफल क्यों होते हैं, बालक असफल क्यों होते हैं। तो बालक कैसे सीखते हैं और बालक असफल क्यों होते हैं, जॉन कॉल्डवेल हॉल्ट की पुस्तकें हैं। और हॉल्ट का योगदान यह है कि इन्होंने अमेरिका में विद्यालय विहीन आंदोलन चलाया। मित्रों, इसी प्रश्न को अगर दूसरे तरीके से पूछ ले कि वो भारतीय विचारक जिसने भारत में विद्यालय विहीन आंदोलन का समर्थन किया, तो आपका जवाब होगा वो विचारक थे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने भारत में विद्यालय विहीन आंदोलन का समर्थन किया। अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर भी भारत में परंपरागत विद्यालय शिक्षा के विरोधी थे। तो विद्यालय विहीन आंदोलन, जॉन कॉल्डवेल हॉल्ट, अमेरिका। अगले प्रश्न पे आए। हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपके सामने एक कथन है और बड़ा महत्वपूर्ण कथन है शिक्षा मनोविज्ञान का। कथन क्या कहता है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह कथन किसका है? वापस सुने कथन, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या करना शिक्षा मनोविज्ञान है। कथन किसका है? क्या यह कथन कॉलसैनिक का है,
क्या ये कथन क्रो एंड क्रो का है, क्या ये स्किनर का है, या ये कथन स्टीफन का है? आपको 4 विचारकों में से बताना है ये कथन किसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या करता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है और भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षा में यह कथन पूछा जा चुका है। अब जाने इसका सही उत्तर। ऐसा कहने वाला विचारक है क्रो एंड क्रो। तो सही जवाब ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो, बिल्कुल सही जवाब है इसका। ये क्रो एंड क्रो का कथन है और ये रीट में भी आया है और दूसरी प्रतियोगी परीक्षा में भी सवाल पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या करता है। कॉलसैनी क्या कहता है? कॉलसैनी का कथन यह था कि मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर क्या कहता है? स्किनर कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध सीखने और सिखाने से है। अगर पूछे कि स्टीफन ने क्या परिभाषा दी, तो स्टीफन यह कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन करता है। तीसरे से चारों ही कथन और चारों ही परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे कथन आया है, यह कथन, यह परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने, और आप जानते हैं क्रो एंड क्रो, डैनियल क्रो और एलिस क्रो बड़े महत्वपूर्ण नाम है और इनकी पुस्तकें भी बड़ी महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से इनकी किताबें बड़ी लोकप्रिय और चर्चित रही है। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। फ्रॉबेल के बारे में आपसे एक सवाल पूछा गया है। 4 कथन दिए गए हैं और ये चारों ही कथन फ्रॉबेल से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा कथन फ्रॉबेल के संबंध में असंगत है। फ्रॉबेल के संबंध में असंगत कथन का चयन करना है। 4 कथन, आपको गलत कथन छांटना है। कथन नंबर 1, 1837 इसने प्रथम प्लेइंग स्कूल की स्थापना की, पहला कथन। दूसरा, 1840 किंडरगार्टन विधि प्रयुक्त की। तीसरा कथन, इसने एजुकेशन ऑफ मैन नाम की एक पुस्तक लिखी। और चौथा कथन, इसने शिक्षा को बाह्य प्रक्रिया घोषित किया। 4 कथन है फ्रॉबेल के बारे में, बहुत सोच समझ के जवाब देना है आपको। 1837 प्लेइंग स्कूल की स्थापना, 1840 किंडरगार्टन विधि, एजुकेशन ऑफ मैन नाम की पुस्तक और शिक्षा को बाह्य प्रक्रिया घोषित किया है। आपको बताना है फ्रॉबेल के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। लिखें जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा। फ्रॉबेल का शिक्षा में योगदान और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदानों के संबंध में आपके सामने बोर्ड पे एक प्रश्न है। 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, असंगत है। अब सही उत्तर की भी चर्चा कर लें। आइए बात करें पहला कथन। 1837 फ्रॉबेल ने जर्मनी में प्रथम प्लेइंग स्कूल की स्थापना की, प्रथम खेल विद्यालय की स्थापना की, अर्थात शिक्षा को खेल से जोड़ा और शिक्षा में खेल को अनिवार्य किया और ऐसे विद्यालय को नाम दिया प्लेइंग स्कूल। बिल्कुल ठीक है, यह कथन एकदम सही है। तो प्रथम प्लेइंग स्कूल 1837 फ्रॉबेल ने स्थापित किया। दूसरा कथन, 1840 में इसने किंडरगार्टन विधि, केजी पद्धति दी, यानी प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया। बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन, इसने एक पुस्तक लिखी एजुकेशन ऑफ मैन, बिल्कुल ठीक, यह कथन भी बिल्कुल सही है। एजुकेशन ऑफ मैन और द एजुकेटिंग फैमिली और द फीचर्स ऑफ ह्यूमन एजुकेशन नाम की पुस्तकें फ्रॉबेल की लिखी हुई है। तो इसका अर्थ हुआ कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो अब विचार करें चौथे कथन पर। चौथा कथन कहता है कि इसने शिक्षा को बाह्य प्रक्रिया घोषित किया। यह कथन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बाह्य शब्द में डावाडोल स्थिति आ गई है मित्रों, क्योंकि इसने शिक्षा को तो आंतरिक प्रक्रिया घोषित किया। याद करो फ्रॉबेल का कथन क्या कहता है? बालकों की आंतरिक शक्तियों का, अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना ही शिक्षा है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि फ्रॉबेल ने शिक्षा को बाह्य नहीं, आंतरिक प्रक्रिया घोषित किया है। तो यह कथन गलत है और ऊपर वाले तीनों ही कथन बिल्कुल ठीक है।
तो ध्यान रखें, ये तीनों ही कथन फ्रॉबेल के संबंध में तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं आपको, तो ध्यान रखना इनको। एक बार जल्दी से देख लें वापस। 1837 प्रथम खेल विद्यालय स्थापित किया फ्रॉबेल ने। 1840 किंडरगार्टन विधि दी, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बालकों हेतु उपयोगी है, जो बालकों में करके सीखना, बालकों में आत्म अनुशासन और बालकों में ज्ञानेंद्रियों के विकास पे बल देता है। और द एजुकेशन ऑफ मैन, द एजुकेटिंग फैमिली नाम की पुस्तकें लिखी और शिक्षा को बाह्य नहीं आंतरिक प्रक्रिया घोषित किया। तो इसका सही जवाब होगा डी, चौथा ऑप्शन। आते हैं अगले विकल्प की ओर। अगला प्रश्न यह कहता है कि विशुद्ध रूप से शिक्षा मनोविज्ञान पे लिखा गया कौन सा ग्रंथ है। आपके सामने बोर्ड पे 4 आपको पुस्तकों के नाम नजर आ रहे हैं और आपको यह बताना है कि इन चारों ही पुस्तकों में से वह पुस्तक जो शुद्ध रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1, क्या वो एमिल है? ऑप्शन नंबर 2, क्या वो एजुकेशन साइकोलॉजी है? ऑप्शन नंबर 3, क्या वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है? ऑप्शन नंबर 4, क्या वो बेबी बायोग्राफी है? शिक्षा मनोविज्ञान पे लिखा गया पहला ग्रंथ इन चारों में से कौन सा है? चारों ही बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और आपको छांटनी है वो पुस्तक जो शुद्ध रूप से सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान पर लिखी गई है। अब सही उत्तर की भी चर्चा कर लें। वो पुस्तक जो शुद्ध रूप से शिक्षा मनोविज्ञान पे सबसे पहले लिखी गई वो पुस्तक है एमिल या एमाइल, और ये पुस्तक लिखी गई थी 1762 में रूसो के द्वारा। और ऐसा कहते हैं कि रूसो के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ शुद्ध रूप से शिक्षा मनोविज्ञान पे लिखा गया ग्रंथ था। देखिए, पुस्तकें तो इससे पहले भी लिखी गई है पर वो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई थी, परंतु शुद्ध रूप से शिक्षा मनोविज्ञान पे लिखी गई पुस्तक, शुद्ध रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों पे लिखी गई पुस्तक थी एमिल या एमाइल, और इसके रचयिता थे रूसो। और आप जानते हैं कि सोफी नामक बालिका की शिक्षा व्यवस्था पर लिखा गया ग्रंथ है। दूसरी पुस्तक आपके सामने जो है एजुकेशन साइकोलॉजी, ये पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा भी लिखी गई है। इसी तरह की पुस्तकें क्रो एंड क्रो और कुछ और विचारकों के द्वारा भी लिखी गई है, परंतु ये प्रथम पुस्तक नहीं थी। तीसरी पुस्तक जो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे नजर आ रही है, ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये मनोविज्ञान पे लिखी गई है। और चौथी पुस्तक पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखी गई है बेबी बायोग्राफी, और यह पुस्तक शुद्ध रूप से शिक्षा मनोविज्ञान पे नहीं है, क्योंकि यह पुस्तक तो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास पर लिखा गया ग्रंथ है। तो सही जवाब क्या बना? सही जवाब बना एमिल, जो शुद्ध रूप से शिक्षा मनोविज्ञान पर लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है, और हमने रूसो से जुड़ी हुई कई सारी सामान्य जानकारियों को भी जानना है। अगले प्रश्न पे आ जाए। अगला प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में आपसे जानना चाह रहा है। प्रश्न यह कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कूट बताइए, असत्य कथन बताइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, क्या यह अनुप्रयुक्त और व्यवहारिक विज्ञान है? ऑप्शन नंबर 2, क्या यह विकासशील और विधायन विज्ञान है? ऑप्शन नंबर 3, क्या यह प्रयोगात्मक और प्राकृतिक विज्ञान है? ऑप्शन नंबर 4, यह शुद्ध और मानक विज्ञान है। आपके सामने दिए हुए हैं 4 विकल्प और आपको बताना कि इनमें से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, असंगत है, गलत है। यानी 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। आपको चुनना है गलत कथन कौन सा है। जल्दी से दें, क्योंकि काफी नजदीकी बनते हैं 4 ऑप्शन, तो जल्दी से सोच समझकर इसका जवाब बताएं कौन सा कथन गलत है, असत्य है, जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं बता रहा है। अब सही उत्तर की भी चर्चा कर लें। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह शुद्ध और मानक विज्ञान है। यह कथन गलत है, यह कथन असत्य है। तो ये एक ऑप्शन को वापस से चेक करते हैं। प्रश्न क्या पूछा? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
कथन नंबर 1 देखिए, यह अनुप्रयुक्त और व्यवहारिक विज्ञान है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान एप्लाइड साइंस अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है और यह व्यवहारिक विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील विज्ञान भी है और ये विधायन विज्ञान भी है, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान भी है और ये प्राकृतिक विज्ञान भी है, ये कथन भी ठीक है। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, ये मानक विज्ञान नहीं है, क्योंकि मानक विज्ञान मनोविज्ञान को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान तो विज्ञान और कला दोनों की श्रेणियों में आ जाती है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को शुद्ध और मानक विज्ञान नहीं माना जाता है। तो काफी नजदीकी ऑप्शन है, ध्यान रखें, परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है अक्सर, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना है। तो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? अनुप्रयुक्त है, व्यवहारिक है, विकासशील है, विधायन है, प्रयोगात्मक है, प्राकृतिक है, शिक्षा का विज्ञान है, अकादमिक विज्ञान है, ये सारी चीजें हैं। पर क्या नहीं है? तो ये शुद्ध और मानक विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान की श्रेणी में शामिल माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हमारा अगला प्रश्न जॉन ड्यूवी के बारे में आपसे पूछा गया है। जॉन ड्यूवी, और इनके संबंध में आपको छांटना है असत्य कथन। कथन नंबर 1, ये अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। कथन नंबर 2, इन्होंने बालक को निष्क्रिय विद्यार्थी की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर 3, इन्होंने शिक्षा को दर्शन शास्त्र का गतिशील पक्ष स्वीकार किया। और ऑप्शन नंबर 4, ये प्रकार्यवाद और प्रयोजनवादी शिक्षा के समर्थक थे। जॉन ड्यूवी और जॉन ड्यूवी के योगदान, कार्य और विचारों के संबंध में 4 कथन है आपके सामने। कौन सा कथन गलत है? चारों कथन एक बार वापस देखें। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री, बालक को निष्क्रिय विद्यार्थी कहा, शिक्षा को दर्शन शास्त्र का गतिशील पक्ष स्वीकार किया और प्रकार्यवाद और प्रयोजनवादी शिक्षा के समर्थक रहे हैं। 4 विकल्प आपको छांटना है, गलत, असत्य कथन, असत्य विकल्प कौन सा है? अब चर्चा करें सही उत्तर की। आइए एक एक कथन को देखें। जॉन ड्यूवी के लिए कहा गया है, क्या ये अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे? बेशक थे, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ये अमेरिकी मनोविज्ञानी नहीं थे, ये अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। इसका मतलब ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन, इन्होंने बालक को निष्क्रिय विद्यार्थी माना। अब इस ऑप्शन को, इस कथन को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आते हैं तीसरे कथन की ओर। तीसरा विकल्प है कि इन्होंने शिक्षा को दर्शन शास्त्र का गतिशील पक्ष स्वीकार किया है, बिल्कुल ठीक है। याद करो जॉन ड्यूवी का कथन, क्या कहते हैं? शिक्षा दर्शन शास्त्र का गतिशील पक्ष है, क्योंकि ड्यूवी ने शिक्षा को दर्शन शास्त्र के साथ स्वीकार किया है, तो बिल्कुल ठीक है तीसरा विकल्प भी। चौथा कथन क्या कहता है कि प्रकार्यवाद और प्रयोजनवादी शिक्षा के समर्थक थे, बिल्कुल ठीक है ये कथन, क्योंकि आप जानते हैं विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद दिया और जॉन ड्यूवी भी प्रकार्यवाद के समर्थक है। इसी प्रकार जॉन ड्यूवी शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा के समर्थक रहे हैं। ध्यान रखें, मैंने मनोविज्ञान का प्रयोजनवाद नहीं बोला है। अगर सवाल आ जाए मनोविज्ञान में प्रयोजनवाद का सिद्धांत, तो आप कहेंगे कि मनोविज्ञान में प्रयोजनवाद का सिद्धांत मैकडूगल का है, परंतु मैंने मनोविज्ञान में प्रयोजनवाद नहीं कहा है। मैंने शब्द क्या बोला? प्रयोजनवादी शिक्षा। और जॉन ड्यूवी प्रयोजनवादी शिक्षा के समर्थक रहे, और प्रयोजनवादी शिक्षा का अर्थ है उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, शिक्षा को गतिशील बनाना, शिक्षा को जीवंत बनाना, शिक्षा को जीवन से जोड़ना, शिक्षा को बहुउद्देश्यी और बहुउपयोगी बनाना। ये कथन ठीक है, प्रयोजनवादी शिक्षा और प्रकार्यवाद। इसका मतलब गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी। कथन क्या कहता है? इन्होंने बालक को निष्क्रिय विद्यार्थी की संज्ञा दी, बिल्कुल गलत। सही कथन तो क्या है? इन्होंने तो बालक को सक्रिय विद्यार्थी की संज्ञा दी, और ऐसा कहने वाले प्रथम विचारक थे जॉन ड्यूवी। देखिए जॉन ड्यूवी क्या कहता है कि हर बालक जन्म से ही सक्रिय होता है और बड़ा जिज्ञासु प्रकार का होता है, परंतु उत्तम शिक्षण विधियों के अभाव के कारण बालक निष्क्रिय हो जाता है।
तो प्रत्येक बालक जन्म से ही सक्रिय विद्यार्थी होते हैं, यह कथन है जॉन ड्यूवी का। और यहां आपके सामने ऑप्शन था कि इन्होंने बालक को निष्क्रिय विद्यार्थी की संज्ञा दी, यह कथन, यह विकल्प गलत है। तो आपने जॉन ड्यूवी के बारे में 4 कथन पढ़े, कथन नंबर 1, कथन नंबर सी और कथन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चौथा ऑप्शन नंबर 2 दूसरा विकल्प गलत था। तो जॉन ड्यूवी ने बालक को कैसा विद्यार्थी कहा? सक्रिय विद्यार्थी कहा। यह अमेरिकी शिक्षा शास्त्री है, इन्होंने शिक्षा को दर्शन शास्त्र से जोड़ा और इन्होंने प्रकार्यवाद और प्रयोजनवादी शिक्षा का समर्थन किया। अगला प्रश्न, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यह कहता है, एक संस्था है आपके सामने लिखी हुई है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का घटक नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प में शिक्षा मनोविज्ञान के घटक दिए हुए हैं, आपको यह बताना है किस घटक को अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्वीकार नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 बाल विकास, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व एवं समायोजन, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम एवं शिक्षण विधियां और ऑप्शन नंबर 4 निर्देशन एवं परामर्श। 4 विकल्प, 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है कि कौन सा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का घटक नहीं है। जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हाथ में सबसे पहले तो पेन रखें और अंडरलाइन करें कि क्या पूछा है, नहीं पूछा है, घटक पूछें और किसके अनुसार पूछें? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार पूछें। अब सही विकल्प की भी तलाश करें। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आप जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 5 घटक स्वीकार करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार कितने घटक? 5। कौन से? नंबर 1 बाल विकास, बिल्कुल ठीक है। व्यक्तित्व एवं समायोजन, इसको भी स्वीकार किया है। अधिगम को भी इन्होंने घटक के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षण विधियों को भी स्वीकार किया है, परंतु निर्देशन एवं परामर्श को घटक के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इसके स्थान पर इन्होंने घटक दिया मापन एवं मूल्यांकन। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 घटक कौन से? बाल विकास, व्यक्तित्व एवं समायोजन, नंबर 3 अधिगम, नंबर 4 शिक्षण विधियां, नंबर 5 मापन और मूल्यांकन। तो कौन सा विकल्प गलत है? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी निर्देशन और परामर्श का विकल्प गलत है, ऐसा नहीं कहा है साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, 5 घटक, कौन से 5 घटक याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न यह कहता है कि अमेरिका में मनोविज्ञान के संबंध में एक आंदोलन चला, आंदोलन का नाम था मानवतावादी आंदोलन। तो किस विचारक ने अमेरिका में मानवतावादी आंदोलन चलाया? और विकल्प देखें, क्या वो अब्राहम मास्लो थे, क्या वो कार्ल रॉजर्स थे, क्या वो जॉन ड्यूवी थे, या वो ब्रूम और हर्जबर्ग, उसमें से एक नाम आपके सामने, क्या वो हर्जबर्ग थे? तो जल्दी से बताना है वह विचारक जिसने अमेरिका में मानवतावादी आंदोलन चलाया। बहुत आसान पर बड़ा महत्वपूर्ण और चर्चित प्रश्न बनता है ये। अब सही उत्तर जान लें, इसका सही उत्तर होगा अब्राहम मास्लो, जिसने अमेरिका में क्या किया? मानवतावादी आंदोलन चलाया। बात है 1954 अमेरिका में मानवतावादी आंदोलन और मानवतावादी मनोविज्ञान को लोकप्रिय बनाने का काम मास्लो का है और इसलिए ही तो मास्लो को मानव मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो मनोविज्ञान की एक शाखा मानव मनोविज्ञान का जनक है मास्लो, और मास्लो ने बालकों के व्यक्तित्व और समायोजन पर बहुत सारे सिद्धांत दिए और यहां पर मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो बालक के व्यक्तित्व और बालक की अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो 1954 अमेरिका में मानवतावादी आंदोलन चलाया गया मास्लो के द्वारा और मास्लो के सहयोगी रहे हैं किसी न किसी रूप में कार्ल रॉजर्स, परंतु कार्ल रॉजर्स आत्मवादी विचारक थे। तो ये आत्मवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं कार्ल रॉजर्स। जॉन ड्यूवी आप जानते हैं अमेरिकी शिक्षा शास्त्री रहे और हर्जबर्ग ये एक संज्ञानात्मक विचारक रहे हैं।
इन्होंने मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव साइकोलॉजी का समर्थन किया है। तो वह व्यक्ति जिसने मानवतावादी आंदोलन चलाया, कौन? मास्लो। कब? 1954 में। और इसलिए मानव मनोविज्ञान के जनक कौन? मास्लो। अगले प्रश्न की ओर आ जाए मित्रों। अगला प्रश्न यह कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान की एक अध्ययन पद्धति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न यह कहता है कि प्रेक्षक के द्वारा बालक के विभिन्न गुणों को यदि एक साथ मिलाकर बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है तो वो कौन सी विधि है? प्रश्न क्या है? प्रेक्षक द्वारा बालक के विभिन्न गुणों को एक साथ मिलाकर बालक के व्यवहार का अध्ययन करना कहलाता है। क्या वो आंकिक विधि है? क्या वो न्यूमेरिकल मेथड है? क्या वो बाधित चयन विधि है यानी फोर्स सिलेक्शन मेथड है? क्या वो आकृतिक विधि है, ग्राफिकल मेथड है? या वो नैदानिक विधि है, वो क्लिनिकल मेथड है? 4 अध्ययन विधियां हैं आपके सामने। आपको बताना है कौन सी विधि सही है। बालक के विभिन्न गुणों को एक साथ मिलाकर जब बालक के विकास का अध्ययन किया जाए, जब बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, तो विधि क्या कहलाती है? बताइए कौन सी विधि है वो? मनोविज्ञान की परीक्षा में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों से संबंधित एक प्रश्न हर बार आता ही आता है, और इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं और यहां पर गलती होने की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जान ले सही उत्तर क्या? ऐसी विधियों को कहते हैं बाधित चयन विधि। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वो विधि है बाधित चयन विधि। अब इसको जान लें क्यों। आप जानते हैं कि प्रेक्षक कौन? प्रेक्षक का अर्थ है वह व्यक्ति जो प्रयोग कर रहा है। वो मनोवैज्ञानिक हो सकता है, वो शिक्षक हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो अगर एक मनोवैज्ञानिक या एक शिक्षक किसी भी बालक के सारे गुणों को एक साथ मिलाकर बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है तो ऐसी विधि क्या कहलाती है? बाधित चयन। आप जानते हैं कि जो आंकिक विधि है ये रेटिंग विधियों के एक तरह के प्रकार है, जिसको आपने कहा ग्रेडिंग निर्धारणी विधि। और आप जानते हैं 3 तरह की रेटिंग स्केल मेथड्स चलते हैं बालकों के अध्ययन के लिए। पहली विधि आंकिक विधि। आंकिक विधि में क्या होता है? बालक के किसी एक गुण या बालक के किसी एक उत्तर के आधार पर बालक को अंक प्रदान किए जाते हैं। आकृतिक विधि क्या कहती है कि जिसमें बालक के गुण और बालक द्वारा दिए गए उत्तरों का व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है। और नैदानिक विधि एक तरह की केस हिस्ट्री मेथड है, केस स्टडी, जिसे आप जीवन इतिहास विधि भी कहते हो। तो तीनों विकल्प नहीं होंगे। सही विकल्प है बाधित चयन विधि, फोर्स्ड सिलेक्शन मेथड, जिसमें बालक के भिन्न भिन्न गुणों को एक साथ मिलाकर मनोवैज्ञानिक बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान में अंतः सांस्कृतिक उपागम से संबंधित विचारक नहीं है। मनोविज्ञान में एक अध्ययन पद्धति है अंतः सांस्कृतिक। 4 विचारक आपके सामने है। इनमें से कौन विचारक ऐसा है जो अंतः सांस्कृतिक उपागम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लें, वाइगोट्स्की, बांडुरा, हार्विकार और जेएल मोरेनो। इनमें से 3 विचारक अंतः सांस्कृतिक सिद्धांत को मानते हैं और एक नहीं मानते हैं। आपको चुनना है वो विचारक जिसका इस सिद्धांत से संबंध नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का जवाब आप में से अधिकांश स्टूडेंट सही देंगे। बिल्कुल। अब सही जवाब भी जान लें, एक एक विकल्प को वापस से देखें। पहला विचारक वाइगोट्स्की, और आप जानते हो वाइगोट्स्की अंतर सांस्कृतिक, अंतर सामाजिक या सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है, तो वाइगोट्स्की इस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बांडुरा ये भी इसी सिद्धांत से संबंधित है और इसलिए इसी आधार पर इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। जेएल मोरेनो ये भी इसी सिद्धांत के समर्थक है और इन्होंने भी समाजमिति सिद्धांत या सोशियोग्राम मेथड दिया है। तो इसका अर्थ है कि वाइगोट्स्की, बांडुरा और मोरेनो तीनों के तीनों मनोविज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? अंतर सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक उपागम से संबंधित है। पर कौन इस विचार को नहीं मानते हैं? तो आप कहोगे हार्विकार इस सिद्धांत को, इस विचार को नहीं मानते हैं। हार्विकार एक अमेरिकी विचारक है और ये मनोविज्ञान में चेतनावाद से संबंधित है, तो हार्विकार का अंतर सांस्कृतिक उपागम से संबंध नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा?
विकल्प नंबर 3 सी हार विकार अंत सांस्कृतिक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हमारा अगला प्रश्न यह कहता है, यह भी शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न यह कहता है कि भिन्न भिन्न समूहों के व्यक्तियों को या बालकों को एक समान वातावरण देकर उनके व्यवहार का अध्ययन करना कौन सी विधि है? प्रश्न वापस आने, भिन्न भिन्न समूहों के व्यक्तियों का एक समान वातावरण में अध्ययन करना किस विधि का उदाहरण है? क्या वो अनुप्रस्थ काट विधि है? क्या वो कालानुक्रम विधि है? क्या वो अनुक्रमिक डिजाइन विधि है? या वो सीमा विधि है? इन चार में से कौन सी है वो विधि जिसमें भिन्न भिन्न समूहों के व्यक्तियों को समान वातावरण देकर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, बताइए कौन सी है वो विधि? अब सही विकल्प की तलाश भी कर लें। उस विधि का नाम है ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शनल मेथड। और इस विधि में सदैव भिन्न भिन्न समूहों के बालकों को, अलग अलग वर्गों के बालकों को एक समान वातावरण देकर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर इस बी कालानुक्रम विधि की बात करें तो कालानुक्रम विधि क्या कहती है? एक समान समूह के व्यक्तियों को, एक समान वर्गों के व्यक्तियों को भिन्न भिन्न वातावरण दिया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अनुप्रस्थ काट और कालानुक्रम दोनों एक दूसरे की विरोधी और विपरीत विधियां हैं। और अनुक्रमिक डिजाइन विधि क्या कहती है? वह विधि जिसमें अनुप्रस्थ काट और कालानुक्रम दोनों का ही प्रयोग किया जाए। तो सीमा विधि ये तो मनोदैहिक और मनोभौतिकी विधि का एक उदाहरण बनता है। तो सही जवाब इसमें क्या बना? सही जवाब बना अनुप्रस्थ काट विधि वह विधि है जिसमें भिन्न भिन्न समूहों के व्यक्तियों को समान वातावरण प्रदान करके उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न यह कहता है असंगत विवाद। मनोविज्ञान का द्वितीय बल व्यवहारवाद, मनोविज्ञान का तृतीय बल मानवतावाद और मनोविज्ञान का चतुर्थ बल अनुबंधनवाद। मनोविज्ञान की 4 भिन्न भिन्न संप्रदाय या मत और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें। तो कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? प्रथम बल क्या मनोविश्लेषण है? द्वितीय बल क्या व्यवहारवाद है? तृतीय बल क्या मानवतावादी उपागम है? चौथा बल क्या अनुबंधनवाद है? इसमें से असंगत कथन कौन सा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी मित्रों, ध्यान रखें। असंगत कथन छांटना है आपको। अब सही विकल्प जान लें कौन सा। आइए एक एक विकल्प को देखें। मनोविज्ञान का प्रथम बल किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषण को। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत मनोविज्ञान का सबसे महान सिद्धांत, और इसलिए इसको मनोविज्ञान का प्रथम बल कहते हैं। बिल्कुल ठीक। मनोविज्ञान का द्वितीय बल व्यवहारवाद जो वॉटसन द्वारा दिया गया है, यह दूसरा महान सिद्धांत है, इसे मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहते हैं। यह विकल्प भी बिल्कुल ठीक है। मनोविज्ञान का तृतीय बल माना जाता है मानवतावादी उपागम को, जो दिया गया है मास्लो के द्वारा। यानी पहले तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही है, परंतु चौथा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कौन सा असंगत होगा? डी। और डी क्या कहता है? मनोविज्ञान का चतुर्थ बल अनुबंधनवाद नहीं माना जाता है। मनोविज्ञान 3 ही प्रकार के बलों की बात करता है, चौथे बल की बात नहीं करता है। तो ये चौथी अवधारणा गलत है, बाकी पहली तीनों ही अवधारणाएं सही है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में या पूछे जा सकते हैं। मनोविज्ञान का प्रथम बल मनोविश्लेषण, द्वितीय बल व्यवहारवाद, तृतीय बल मानवतावाद। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सामान्य सी बात। आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आपके सामने एक कंडीशन दी हुई है और आपको जवाब देना है कि एक बालक, आप टीचर हैं और एक बालक आपकी कक्षा में आक्रामक और चुनौतीपूर्ण व्यवहार प्रकट करता है, और आप उसके इस व्यवहार का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? एज ए टीचर होने के नाते एक बालक आपकी कक्षा में आक्रामकता और चुनौतीपूर्ण व्यवहार प्रकट करता है, ऐसा क्यों कर रहा है, कारण क्या है, कौन सी विधि से पता लगाओगे? क्या साक्षात्कार विधि का प्रयोग करोगे? क्या केस स्टडी का इस्तेमाल करोगे? क्या निरीक्षण विधि का इस्तेमाल करोगे? क्या तुलनात्मक विधि का प्रयोग करोगे? यह प्रश्न, इसी प्रश्न को घुमाकर रीट में दूसरे तरीके से पूछा गया था। तो आपको बताना, एक शिक्षक होने के नाते आप किस विधि का प्रयोग करेंगे।
और अधिकांश विद्यार्थियों के जवाब बिल्कुल सही आने चाहिए। अब जान लो वो विधि कौन सी है। तो आप कहेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते आप सदैव केस स्टडी का प्रयोग करेंगे, आप जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करेंगे। और जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करके बालक क्यों आक्रामक व्यवहार कर रहा है, बालक क्यों चुनौतीपूर्ण करते लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, तो अनुशासनहीनता क्यों प्रकट कर रहा है, इन चीजों का पता लगाने के लिए सदैव कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, केस स्टडी या जीवन इतिहास विधि, जो दी गई है टाइडमैन के द्वारा, जो जर्मन मनोविज्ञानी थे। तो सही जवाब केस स्टडी। अगला प्रश्न जाने, आइए अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में विश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। प्रश्न वापस सुन लें, शिक्षा मनोविज्ञान में विश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। और ऑप्शन देखें, क्या सिगमंड फ्रॉयड है, क्या एरिक्सन है, क्या कार्ल युंग है, या अन्ना फ्रायड है। और प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में विश्लेषणवाद का जनक या प्रतिपादक कौन। उत्तर बताएं कौन होगा। काफी मिलता जुलता है, भ्रम उत्पन्न करने वाला प्रश्न है, बहुत सोच समझकर इस तरह के प्रश्नों के जवाब देने आपको। मनोविज्ञान में विश्लेषणवाद का जनक कौन। अब सही उत्तर भी जान लें इसका। जब भी शब्द आ जाए विश्लेषणवाद, ध्यान रखें मैंने कहीं भी मनोविश्लेषणवाद नहीं पूछा है आपसे। अगर पूछा होता मनोविश्लेषणवाद तो आप कहते सिगमंड फ्रॉयड। तो प्रश्न है विश्लेषणवाद का जनक, और मनोविज्ञान में विश्लेषणवाद का जनक है कार्ल युंग या कार्ल जुंग। और यही विश्लेषण का सिद्धांत एंट्रोपी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए कार्ल युंग को विश्लेषणवादी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखें, यह कंफ्यूजन करता है इस तरह का प्रश्न। अगर आ जाता मनोविश्लेषण, अगर प्रश्न आ जाता मनोदैहिक, अगर प्रश्न आता मनोभौतिक, तो आप कहते हैं इसका जनक सिगमंड फ्रॉयड। परंतु शब्द इस्तेमाल हुआ है विश्लेषणवाद का जनक, समतुल्यता थ्योरी या एंट्रोपी सिद्धांत। तो जनक कौन बनता है, कार्ल युंग। और कार्ल युंग को कहते हैं विश्लेषणवादी मनोविज्ञान का पिता या विश्लेषणवादी मनोविज्ञान का जनक। और सिगमंड फ्रॉयड तो आप जानते ही हैं, ये मनोविश्लेषणवाद का जनक है। एरिक्सन फ्रॉयड का ही शिष्य है, और एरिक्सन ने भी इसी प्रकार से मनोलैंगिक और मनोसामाजिक सिद्धांत दिए हैं। तो मनोलैंगिक और मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिए गए हैं, और इसकी 8 अवस्थाएं बताई है। अन्ना फ्रॉयड, फ्रॉयड के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाला विचारक है, यह नव फ्रॉयडवादी विचारक है, इसने फ्रॉयड के अधूरे कार्यों को पूरा करने का काम किया। तो प्रश्न विश्लेषणवाद का जनक, तो सही जवाब क्या बना, कार्ल युंग या कार्ल जुंग, जो स्विट्जरलैंड के एक विचारक थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। और ऑप्शन देखें, क्या यह बालकों की समस्याओं का अध्ययन करता है, क्या यह बालकों की रुचियों का अध्ययन करता है, क्या यह बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है, या क्या यह बालकों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, 4 में से आपको सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान है बालकों की समस्याओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, बालकों के व्यवहार का अध्ययन, बालकों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन। चारों ही विकल्प लगभग मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं, परंतु चारों के अर्थ अलग अलग है। और इस प्रश्न का जवाब अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा सही आना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बेसिक चीज पढ़ी है ये। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। ध्यान रखना है, कहीं भी मनोविज्ञान शब्द नहीं आया है, शब्द है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है, तो आप कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। और जब शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है तो रुचियां और समस्याएं उसमें शामिल हो जाती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। तो विद्यार्थियों, आज हमने बात की शिक्षा मनोविज्ञान। आज हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज की दूसरी श्रृंखला थी, और आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान और उसकी सामान्य अवधारणाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। ये वो प्रश्न है जो बहुतायत रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये वो प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं,
और ये वो प्रश्न है जो शिक्षा मनोविज्ञान का आधार है, शिक्षा मनोविज्ञान का बेस है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आज यही समाप्त करें। अगली कक्षा में फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।